हेलो एवरीवन, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि ऑन दिस संडे मैं आपके लिए एक रियलिस्टिक अप्रोच पर बेस्ड स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊंगी। सो हम नीट के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको आपकी जो अपकमिंग आने वाली नीट है, जो कि 5 मई को होने वाली है, उसके अंदर आपको कैसे रियलिस्टिक बेस्ड अप्रोच रखकर आपको कैसे पढ़ना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो इस वीडियो के अंदर मैं 3 टॉपिक्स कवर करूंगी। सबसे पहले तो रियलिस्टिक अप्रोच फॉर नीट, जो कि 5 मई को होने वाली है। एंड देन जो सेकेंड है वो है टाइम मैनेजमेंट, कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और अब आपको इस टाइम पर कैसे प्रिपरेशन को आपको आगे लेके जाना है आपका। तो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम बात करेंगे वो होगा टेस्ट। तो टेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी, आपको गाइड करूंगी कि आपको टेस्ट कैसे देनी है। उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि आपको स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। सो जो सबसे पहले है कि रियलिस्टिक अप्रोच स्ट्रैटेजी, तो इसके अंदर मैं आपको ये बोलूँगी कि अब आपके पास डेज कितने बचे हैं, कितने दिन आपके पास बचे हैं आपके नीट एग्ज़ाम के लिए। सो आज है 31 मार्च, कल से 1 अप्रैल। सो अप्रैल का कंप्लीट मंथ आपके पास है। अप्रैल मंथ के अंदर 30 डेज है, वो 30 डेज। और 5 मई को अगर आपकी एग्ज़ाम है, नीट एग्ज़ाम है, सो मई मंथ के 4 डेज। सो 30 + 4 अगर इसे मिलाएंगे तो हो जाते हैं 34 डेज। अब आप सोचोगे कि मई मंथ के हम 4 डेज क्यों लें, लेकिन नहीं, आपको वो भी काउंट करने हैं, क्योंकि ये जो वक्त है, इस वक्त पे आपके लिए एक एक मिनट भी इम्पॉर्टेंट है। सो वो 4 डेज भी आपको काउंट करने हैं। सो अब मई मतलब 5 मई तक, 1 अप्रैल से लेकर 5 मई तक आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है कि आपके पास 34 डेज है। सो इन 34 डे को आपको एकदम अच्छे से यूटिलाइज करना है, पढ़ना है। सो सबसे पहले जो भी एग्जाम हम देते हैं, इवन हमारे स्कूल के एग्जाम भी, इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस। तो सिलेबस आपके टिप पर होना चाहिए। सो जो आपके सिलेबस के अंदर, नीट एग्जाम के सिलेबस के अंदर 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। अब ये जो सिलेबस है आपका, तो इसके ऊपर मैं, अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तो आपका कुछ सिलेबस जो है वो क्या हुआ है, उसमें से कुछ चैप्टर डिलीट हुए हैं या कुछ चैप्टर को रिमूव किया गया है। और मुझे लगता है अब तक तो सबको ही पता होगा कि सिलेबस क्या है। ठीक है, तो अब कैसे पढ़ना है, वो पुराना वाला ओल्ड एनसीईआरटी का पढ़ना है, न्यू एनसीईआरटी का पढ़ना है। तो बेसिकली जो भी एनटीए ने सिलेबस पब्लिश किया है, पहले आप उसे कंप्लीट करो। उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी में से जो भी कुछ टॉपिक है, तो आप उसे एक बार उसके ऊपर से बस नज़र फेर लेना एग्जाम से जाने से पहले, ऐसा आप कर सकते हो, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी। तो लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, एनटीए ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जो पीडीएफ दी है सिलेबस की, आपको वो सबसे पहले कंप्लीट करना है। देन ये हो गया सिलेबस का। अब हम आते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है उसके अंदर आपको मतलब 720 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, सो 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्ट कितने हैं, 3 सब्जेक्ट है। कौन से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में आते हैं, सो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 अटेम्प्ट करने हैं। बायोलॉजी के अंदर आपको 100 MCQ हो गए, फिजिक्स के अंदर 50 हो गया एंड केमिस्ट्री के अंदर 50 हो गए। और ये जो 200 MCQ है, इसके लिए आपको वक्त दिया गया है 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स। लेकिन ये 200 MCQ सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं क्या, सो नहीं, आपको सिर्फ 180 MCQ ही अटेम्प्ट करने हैं। तो फिर यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, बायोलॉजी जो है उसे 2 सेक्शन में डिवाइड किया है, बॉटनी एंड जूलॉजी। अब जो बॉटनी है उसके अंदर 50 MCQ और जो जूलॉजी है उसके अंदर 50 MCQ। अब उसके अंदर भी आपको जो बायोलॉजी 2 सेक्शन में डिवाइड किया, बॉटनी, जूलॉजी। अब ये जो बॉटनी और जूलॉजी है, इसके अंदर फिर से इन्हें 2 सेक्शन में डिवाइड किया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर आपको मिलते हैं 35 MCQ, जो कि कंपलसरी है, आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, आपके पास कोई चॉइस नहीं। और जो सेक्शन बी है उसके अंदर आपको 20 MCQ मिलते हैं, उसके अंदर आपके पास चॉइस है, आपको 15 MCQ ही अटेम्प्ट करने हैं, 5 MCQ आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। और अगर गलती से आपने 15 के जगह आपने 16 या 17 MCQ अटेम्प्ट किए, 1 या 2 MCQ आपने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया, तो क्या होगा, तो आपने जो स्टार्टिंग के 10 MCQ अटेम्प्ट किए हैं वो काउंट हो गए, बाद की जो MCQ है वो काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से। एंड सेम
जो आपका केमिस्ट्री है एंड फिजिक्स है उसके अंदर भी 50-50 MCQ होंगे। उसके अंदर भी आपको सेक्शन ए सेक्शन बी मिलेगा। सेक्शन ए कंपलसरी है, सेक्शन बी के अंदर आपको ऑप्शन दिया गया है और आपको ऑप्शन में 5 क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब आपको 15 ही अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। तो ये हो गया आपका ओवरऑल, मतलब सिलेबस के अंदर 3 सब्जेक्ट, उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 एंड जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन क्या है, वो है 3 आवर 20 मिनट्स। एक बात याद रखना, टाइम मैनेजमेंट इज ग्रेटर देन इंटेलिजेंसी। आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपके पास कितना नॉलेज है, इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। सो ट्राई कि आपका पेपर आप बहुत जल्दी कवर करें। एंड और एक चीज़, OMR फिलिंग के वक्त आप क्या करना, जैसे जैसे आपको मतलब सबसे पहले तो आपको अच्छा पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो मोस्टली जो टॉपर्स भी होते हैं अगर आप उनका भी वीडियो देखोगे या फिर जो भी नीट एस्पिरेंट है अगर आप उनसे पूछोगे तो मोस्टली सबका यही होता है कि सबसे पहले बायोलॉजी कर लेते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स। इवन मैंने भी यही किया था। सो आप देखो आपको क्या प्रिफरेबल है, बट बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ये वाला जो है ये एकदम अच्छा ऑर्डर है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे मतलब आपको कॉन्फिडेंट है ना कि ये क्वेश्चन हाँ मुझे आता है, तो उसे एकदम अच्छे से पेपर पे टिक करना है और OMR फिल करना है। साथ ही साथ OMR भी फिलिंग करो। ऐसा नहीं कि मेरा सारा पेपर होने के बाद फिर मैं OMR फिलिंग करूँगी, ये वाली चीज़ नहीं करनी है। OMR फिलिंग भी साथ ही साथ करते रहनी है। वो जैसे अब इसीलिए टेस्ट के बारे में OMR फिलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है ये मैं आपको बताऊँगी जब हम टेस्ट सेक्शन में जाएंगे तब। तो ये हो गया। अब हम आएंगे कि अब आपका मतलब टेस्ट के लिए मैं क्यों इतना जोर दे रही हूँ, क्योंकि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप जो टेस्ट दोगे इसके अंदर आपको जितनी गलतियाँ करनी है सारी आपको यही कर लेनी है, क्योंकि जो फाइनल आपकी नीट एग्जाम होगी वहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। वहाँ पर मतलब इन गलतियों से सीख कर आपको बस ये दिमाग में रखना है कि ये गलतियाँ मुझे वहाँ नहीं दोहरानी है, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए हमारे टेस्ट होते हैं, इसलिए हमें इतने नंबर ऑफ टेस्ट देने पड़ते हैं। सो अब आपको टेस्ट कैसे देने हैं, आपके पास कितने डेज बचे हैं, 34 डेज बचे हैं। तो आपको क्या करना है, हर वीक में आपको 2 फुल मॉक टेस्ट देने हैं। फुल सिलेबस पर बेस्ड मॉक टेस्ट आपको देना है। 3 आवर 20 मिनट्स एक जगह पर बैठ कर एकदम अच्छे से आपको वो मॉक टेस्ट लिखना है। और जो भी मॉक टेस्ट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आप दोगे, आपको ये समझना है कि ये मेरा नीट का ही पेपर है, तो उतना सिंसियरिटी से आपको वो पेपर अटेम्प्ट करना है। अब पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आपका जो रियल वर्क है वो शुरू होता है, पेपर एनालिसिस। आपने गलतियाँ कहाँ की, आपको वो पेपर एनालिसिस करना है कि आपका अगर क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो वो क्वेश्चन रॉन्ग क्यों हुआ, ये आपको देखना है। क्या आपका कॉन्सेप्ट लैग था इसलिए वो रॉन्ग हुआ, क्या आपको उस वक्त याद नहीं आया, आपको आ रहा था वो क्वेश्चन इसलिए रॉन्ग हुआ, या फिर आपने जल्दबाजी की, जल्दबाजी में आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया इसलिए रॉन्ग हुआ, या आपको आंसर पता था, आपको मार्क करना था ऑप्शन सी लेकिन गलती से आपने ऑप्शन डी का बबल ब्लो कर दिया, आपने ये किया। जो भी आपने गलती की जिसकी वजह से आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, आपको क्या करना है, आपका पेपर होने के बाद OMR जो शीट है आपकी उसके पीछे जो भी क्वेश्चन, अब सपोज आपका 22 नंबर का क्वेश्चन गलत हुआ तो वो 22 नंबर का क्वेश्चन लिख के उसका आंसर लिख के उसका रीज़न लिखना कि वो गलत क्यों हुआ। अगर कॉन्सेप्चुअल लैकिंग है तो वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट भी लिख देना, ठीक है। और इस तरह से आप उसे रिवाइज करते रहना। सो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको हर वीक एवरी वीक में 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने हैं मतलब देने हैं, और देने के बाद उसका एनालिसिस भी करना है। और जो छोटे मोटे टेस्ट होते हैं वो भी आपको देते रहने हैं, 50 MCQ वाले, 40 MCQ वाले, 30 MCQ वाले, ये भी देते रहने हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं PYQ, आपको PYQ भी प्रैक्टिस करनी है। सो PYQ के लिए आप एक मैं जो ऐप यूज़ करती थी वो मैं आपको बोलूँगी, लास्ट 36 ईयर अब जो ऐप है प्ले स्टोर पर जाना आप, बहुत अच्छा ऐप है, तो मैं वो यूज़ करती थी, आप वो ऐप यूज़ कर सकते हो। और जो 40 MCQ 30 MCQ है इसके लिए मैं बायोलॉजी एटीज जो मैं दीदी है उनका मैं मतलब उनके में लगाती थी MCQ, क्योंकि उनके MCQ की क्वालिटी अच्छी थी। तो आप वो MCQ आप करुणा दीदी उनका नाम है, तो आप वो उनका बायोलॉजी एटीज टेलीग्राम पे उनका चैनल है, आप वहाँ से MCQ का आपको एक सोर्स प्रोवाइड होगा और PYQ आपको करनी है। तो ये रहा MCQ का एंड टेस्ट का। देन उसके बाद अब आते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैं ये नहीं कहूँगी कि स्ट्रेस मत लो, चिल रहो, क्या होता है जो होगा देखा जाएगा, ऐसे वैसे ये डायलॉग मैं नहीं मारूंगी, क्योंकि ऑफकोर्स स्ट्रेस आएगा और स्ट्रेस आना भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम है,
हमारे करियर का सवाल है तो स्ट्रेस तो आना ही चाहिए, लेकिन स्ट्रेस लेकर स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी फील कर कर अपने हेल्थ इशू क्रिएट कर लेना, और जितना अच्छा हम परफॉर्म कर सकते थे लेकिन सिर्फ ये जो स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस की वजह से एग्जाम में अच्छा ना परफॉर्म करना, ये तो गलत है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो कि आई फील लो, आपका कोई अच्छा फ्रेंड होगा उससे बात कर सकते हो, एंड आप मेडिटेशन करो और रोज़ एक पॉजिटिव कॉट पढ़ो, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। कुछ भी करके बस खुद को पॉजिटिव रखना है। और कुछ स्टूडेंट के लिए मैं कहूँगी जो ये सोचते हैं ना कि भाई अब मुझसे नहीं होगा, अब तो लास्ट का 1 महीना ही बचा है, मेरा इतना मतलब मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, अब नीट नहीं निकलने वाली, मैं नेक्स्ट ईयर दूंगा नीट, मैं ड्रॉप ले लेती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। जस्ट एक वॉरियर बन के आपको पढ़ना है, और आपको सोचना है कि इस बार आपका क्लियर होगा 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 होगा, और क्लियर होकर ही रहेगा। और ये 1 महीना बचा है, अब इस 1 महीने में मुझे जितना मुझसे होगा उतना मैं करूँगी। और मतलब एक जेन्युइनली आप वो स्टडी पे फोकस रखना। और मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, जब मैं और वो हम दोनों साथ में मिलकर मॉक टेस्ट दिया करते थे। सो हम जब साथ में मिलकर मॉक टेस्ट दिया करते थे तो एक फ़ायदा होता था कि कैसे होता था ना कि मतलब ऐसा नहीं होता था कि बोर हो गए, कंटाला आ गया, चलो बीच में से टेस्ट छोड़ते हैं, दोनों साथ में होते थे। और फिर जब पेपर खत्म हो जाता था तो उसका पेपर मैं चेक करती थी, उसकी OMR शीट, और मेरी OMR शीट वो चेक करती थी, फिर हम दोनों एक दूसरे को करेक्ट करते थे। तो ऐसे करके हम दोनों साथ में टेस्ट देते थे। अगर आपको ऐसा कोई मिलता है देन वेल एंड गुड, ठीक है। सो बेसिकली लेकिन मेरी वो जो फ्रेंड थी उसे रील देखने की बड़ी आदत थी। सो वो फ़ोन में रील देखती थी, खुद भी देखती थी और मुझे भी दिखाती थी। तो मैं उसे कहती थी तू खुद तो पाप कर रही है, मुझे पाप का भागीदार मत बना। तो इस वक्त आप जितना हो सके उतना सोशल मीडिया से दूर रहो, सोशल मीडिया से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दो, एंड जस्ट फोकस्ड ऑन योर नीट। बस 1 महीना ही आपको फोकस करना है, 1 महीने के बाद पेपर दो, पेपर देने के बाद जो करना है वो करो। सो इस तरह से आप खुद को थोड़ा सा मतलब खुद को मोटिवेट रखो। अब कोई मोटिवेशन का इंजेक्शन मिलता नहीं, मिलता तो मैं ही रोज़ लगाती, तो वो खुद के अंदर ही होता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं हमारे अंदर, हार्मोन ऊपर नीचे होते रहते हैं, सो समटाइम वी फील लो। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अपने किसी करीबी इंसान के साथ, आपका फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, उनसे बात करो। सो इस तरह से आपको ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई उसे फॉलो करो। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है और PYQ है। सो प्लीज़ आप टेस्ट दो। टेस्ट के लिए ऐसा मत सोचो कि मेरा सिलेबस इनकम्प्लीट है, ये वो जितना भी हुआ है जस्ट टेस्ट दो और टेस्ट को एनालाइज करो। सो स्टे ट्यून विद बायो कॉन्सेप्ट नीट यूट्यूब चैनल। अगले वीडियो में मैं बायोलॉजी से रिलेटेड आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि आपको बायो को कैसे पढ़ना है।